आज हम बात करेंगे पॉलिटी के चैप्टर 1 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। हम सभी जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में भारत में आगमन हुआ था और उसके बाद भारत में बहुत सारे बदलाव आए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत में आगमन हुआ तो महारानी एलिजाबेथ का शासन था और उसके बाद ब्रिटिश का पूर्ण नियंत्रण भारत में हो गया। धीरे धीरे ब्रिटिश का जैसे जैसे पूर्ण नियंत्रण हुआ वैसे वैसे आक्रोश की भावना बढ़ी, भारतीयों का आक्रोश बढ़ा और यही कारण है कि 1947 में आजादी मिली। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित व नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। इस अधिनियम में, इस एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी लेकिन शासन किसका चल रहा था? ब्रिटिश। शासन ब्रिटिश का था और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी। ये हमारा हम अगर भारत मान लें इसको तो शासन तो ब्रिटिश का चल रहा था और कंपनी भारत में थी। तो इसीलिए इस कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, इस कंपनी की शक्तियों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था, जहां पे प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। अब जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस पे ब्रिटिश ने अपना एकाधिकार करना शुरू कर दिया। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस समय केंद्रीय प्रशासन की जब नींव रखी गई उसके बाद बहुत सारे बदलाव आए। और वो बदलाव कैसे थे कि जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल, गवर्नर से एक बड़ा पद होता है, जहां बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके पास बॉम्बे, मद्रास और अन्य क्षेत्र बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे केंद्रीयकरण प्रशासन की नींव रखी गई थी। जब केंद्रीयकरण प्रशासन की नींव रखी गई तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे। दूसरी चीज इसमें ये बदलाव हुए थे कि कलकत्ता में 1974 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना गलत पढ़ दिया है, 1974 नहीं, 1774। पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 में की गई थी। क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाया क्यों गया था, उसका मेन कारण ये था कि भारत में जो भी कंपनियां शासन कर रही थी वो कहीं ना कहीं अब अपना फायदा करने में लग गई थी। अपना फायदा कैसे? जितनी भी कंपनियों के कर्मचारी थे वो भारतीयों के साथ मिलकर निजी व्यापार करने लगे थे, उनसे उपहार लेने लगे थे और उससे वो अपनी उन्नति कर रहे थे, अपने आप राजस्व एकत्रित कर रहे थे। जब इसकी भनक ब्रिटिश सरकार को लगी तो उसने उस पे नियम बनाए, उसने इन पे नियंत्रण करने के लिए कुछ नियम लागू किए और इसी नियम को हमने 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में रखा है। जो कंपनी के कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करने लगे थे, निजी व्यापार करने लगे थे और भारतीयों से उपहार लेने लगे थे।
उपहार लेने लगे थे। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और जब ब्रिटिश सरकार को इसकी भनक लगी तो ब्रिटिश सरकार ने कुछ नियम बनाए और इन सभी चीजों पे पूर्णतः रोक लगा दी कि अब ना ही कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार कर सकता है भारत में और न ही भारतीयों से किसी भी तरह का कोई उपहार ले सकता है। उसके बाद इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होता था कि राजस्व, सैन्य शक्ति और भारत में कितना विस्तार है ब्रिटिश शासन का, इन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठी करते रहना। भारत का राजस्व कितना है, भारत की सैन्य शक्ति जो इनडायरेक्ट रूप से ब्रिटिश सरकार की ही है, लेकिन कंपनी तो भारत में है ना, तो भारत में ब्रिटिश सरकार का राजस्व कितना है, उसकी सैन्य शक्ति कितनी है, भारत में ब्रिटिश सरकार का विस्तार कितना है, इन सभी पे अब पूर्ण नियंत्रण था। और वो नियंत्रण किसने किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था जिससे भारत पर नियंत्रण रखा जा सके, भारत पे नजर रखी जा सके। तो ये कुछ बदलाव आए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक सेटलमेंट एक्ट आया था जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से पहले आया था। तो अब हम उसके बारे में देखते हैं कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट में पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 के एक्ट में और सेटलमेंट एक्ट में क्या क्या चीजें शामिल की गई थी। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। 1784 में शासन में दोहरी प्रणाली लाई गई थी जिससे राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। जहां राजनीतिक कार्य जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए थे और राजनीतिक कार्य में सैन्य, असैन्य और राजस्व संबंधी इन तीनों चीजों पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण कर रहा था। वहीं वाणिज्यिक कार्य जो थे, जितने भी वाणिज्यिक कार्य थे उनको निदेशक मंडल देख रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख रहा था। भारत में अभी तक जो ब्रिटिश शासन था वो पूरी तरह ब्रिटिश के अधिकार में नहीं था, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटिश ने पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। भारत में जो भी कंपनियां थी या जो भी प्रशासन था, जो भी कंपनी थे, उसके जो कार्य थे और जो प्रशासन था, उन पे ब्रिटिश सरकार ने अपना पूर्ण नियंत्रण कर लिया था, क्योंकि अब यहाँ पे दोहरी शासन प्रणाली हो गई थी। जो व्यापार करने आए थे उनको अलग कर दिया गया और जितनी भी सैन्य, असैन्य या राजस्व संबंधी मामले थे उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया था। इसके बाद अब हम बात करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट की। सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया, जहां 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और उनके अधीन मद्रास और बंबई और अन्य क्षेत्र कर दिए गए थे। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था और अब इससे ये पता ही चल रहा है कि पूर्ण अधिकार जो था वो भारत पे ब्रिटिश सरकार का हो गया था। अब यहाँ पे मद्रास और बम्बई की 1800
1784 के पेटिशन इंडिया एक्ट में जो व्यापार शुरू हुए थे, जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख रहा था, 1833 के चार्टर एक्ट में उन्हें भी समाप्त कर दिया गया था। सिविल सेवकों की भर्ती का प्रयास तो इसमें हुआ था, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो पाया था। जो भारतीय कानून में जो लिपिबद्ध कराने के उद्देश्य से 1833 में मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो विधि आयोग की नियुक्ति 1833 के चार्टर एक्ट में हुई थी। तो चार्टर एक्ट 1833 में इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्हें भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, और उसके बाद जो मद्रास और मुंबई को सिविल पावर प्राप्त थी, वो भी समाप्त कर दी गई थी। जितने भी व्यापार थे वो 1833 में समाप्त हो गए थे। और सिविल सेवकों की भर्ती के प्रयास तो हुए थे, लेकिन सिविल सेवकों की भर्ती हुई नहीं थी। तो अब हम बात करेंगे 1853 के चार्टर एक्ट की। अब हम आ जाते हैं 1853 के चार्टर एक्ट पे। अभी तक हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1833 अधिनियम, और अब हम 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। चार्टर एक्ट में क्या क्या नियम लागू हुए, इन सभी पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ था कि कार्यपालिका और विधायिका संबंधी जो शक्तियां थी, उनको अलग अलग कर दिया गया था। कार्यपालिका और विधायिका संबंधी शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया था। और जो विधान परिषद थी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विधायिका और कार्यपालिका की जो शक्तियां थी उनको अलग अलग किया गया। उसके बाद 1853 में पहली बार विधान परिषद का गठन हुआ है। ये क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी में भी बनता है, यूपीपीसीएस में भी बनता है कि विधान परिषद का गठन पहली बार कब हुआ। तो विधान परिषद का गठन 1853 के चार्टर एक्ट में हुआ था। अब विधान परिषद का जब गठन हो गया, तो विधान परिषद द्वारा जो विधेयक पारित होते थे, विधान परिषद द्वारा जो विधेयक पारित होते थे, उन पे वीटो पावर थी। वीटो पावर किसको थी? गवर्नर जनरल को थी। वीटो पावर गवर्नर जनरल को थी। हमने 1833 में पढ़ा था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वो अब भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे। तो 1853 में जो विधेयक पारित करने पर वीटो पावर थी, वो गवर्नर जनरल को थी। इसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि अब गवर्नर जनरल कुछ भी चेंजेस कर सकते थे, कोई भी नियम बना सकते थे, और उनके नियमों को मानना जरूरी हो गया। और 1853 के ही एक्ट में भारतीयों के लिए सिविल सेवा में भर्ती सुनिश्चित कर दी गई थी। तो वो एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट ही था, जिसमें भारतीयों के लिए अब सिविल सेवा में भर्ती को खोल दिया गया था। लेकिन अब जो सिविल सेवा में भर्ती होती थी या फिर कोई भी नियुक्ति होती थी, तो उसमें डायरेक्टर जो थे, कंपनी के जो डायरेक्टर थे, उनसे ये अधिकार वापस ले लिए गए थे कि अब वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, अब वो उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। अब कंट्रोल कौन कर रहा था? तो ये कंट्रोल जो था, नियुक्ति जो थी, वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होने लगी थी। यहाँ पे एक 6 पॉइंट और लिख दो कि सिविल सेवा में भर्ती में भारतीयों का प्रवेश, भारतीयों के प्रवेश की शुरुआत, तो सिविल सेवा भर्ती में भारतीयों के प्रवेश की शुरुआत भी
1853 की चार्टर एक्ट में हो गई थी। तो आज हमारे जितने, कल हम ताज शासन पे बात करेंगे। ताज शासन हम 1858 से 1947 तक बात करेंगे। उनमें क्या क्या नियम बनाए गए हैं, किन किन विषयों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उन सभी पे हम बात करेंगे। ये जो चार्टर, एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, जो चार्टर एक्ट होते हैं, चार्टर एक्ट जो होते हैं ये हर 20 साल में एक बार आता है। इससे पहले चार्टर एक्ट कब आया था? 1833 में। और उसके बाद चार्टर एक्ट कब आया? 1853 में। तो इन चार्टर एक्ट के जो बीच का डिफरेंस होता है वो कम से कम, मतलब कम से कम क्या, एक लिमिट ही टाइम है कि ये 20 साल का डिफरेंस होता ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।